Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's continue our lecture today. और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं. नैनो टेक्नोलॉजी हमने लास्ट में पढ़ा था, आईटी एंड कंप्यूटर से स्टार्ट किया था ना, नैनो टेक भी पढ़ लिया था. तो चलिए आज पीएम वानी से स्टार्ट करते हैं. क्या है ये पीएम वानी? इसका फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. पीएम तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, और कौन होगा, है ना. प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. तो आपको याद रखना है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका नाम है. अब इसके नाम, क्योंकि देखो नाम याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से ही आपको आधी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये करता क्या है. ठीक है, तो इसमें नाम में देखोगे वाईफाई का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, है ना, उसका नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, यही करेगा, है ना. तो ये क्या करता है बेसिकली, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ना, उसको बढ़ाने की बात करता है. वाईफाई मतलब वायरलेस ही तो होता है ना, तो उसको बढ़ाने की बात करता है. ये वही है पीएम वानी. अब इसका जो पब्लिक नेटवर्क है वो कौन सेटअप करेगा? पीडीओएस. पीडीओएस क्या है? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो है वो उसके पब्लिक नेटवर्क को सेटअप करेगा. और वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा? पब्लिक डेटा ऑफिस, है ना. और पूरे कंट्री में हम इसको इस्टेब्लिश कर देंगे. ठीक है, तो जैसे मान लो आप वैसे जाते हो ना कहाँ पे, जैसे मुंबई में अगर आप स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे ये लगे हुए हैं ना वाईफाई राउटर्स, गूगल के, देखोगे आप गूगल करके लिखा रहता है. तो उसी टाइप का ही नेटवर्क ये इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक ऐप डेवलप करेगी जिसमें यूज़र्स रजिस्टर कर सकते हैं और इसके जो भी हॉटस्पॉट हैं, जहाँ भी वो हॉटस्पॉट्स लगाएंगे उनको एक्सेस कर सकते हैं. मतलब वहाँ आप देख सकते हैं कहाँ कौन सी लोकेशन पे, वहाँ पे जाके वो बेसिकली इंटरनेट चला सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई लाइसेंसिंग फ़ी नहीं होगी, है ना. जो इंटरनेट सर्विसेज में प्रोवाइड करेंगे उनकी कोई लाइसेंसिंग फ़ी नहीं होगी. ठीक है, बस यही बोला गया इसमें. आगे बढ़ते हैं और डार्क नेट की बात करते हैं. डार्क नेट क्या है? डार्क मतलब जो आपको दिखे नहीं, है ना. डार्क मतलब क्या होता है? जो दिखे नहीं वही डार्क होता है. तो ऐसा नेट जो आपको नॉर्मली दिखता नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड डार्क नेट. अब आपको कौन कौन सा इंटरनेट दिखता है? आपको कोई डाउट होता है तो आप क्या करते हो? गूगल इट करते हो, है ना, गूगल करते हो, या याहू पे चले जाओगे, या बिंग विंग वाले पे चले जाओगे. ये सब क्या है? ये विजिबल नेटवर्क्स है ना. दिस इज़ नॉट डार्क नेट. ये सब विजिबल है. तो डार्क नेट मतलब जो आपको विजिबल नहीं है, जो ये सब चीज़ों में नहीं है, वही डार्क नेट है, वही होता है. तो देखो, अगर मैं इंटरनेट जो पूरा आपका सिस्टम है उसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 3 पार्ट में मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ. एक ये है और एक ये है. ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा. तो ये जो सरफेस वाले होते हैं ना, जो आपको दिखते हैं, दैट इज़ गूगल, याहू, ये सब पहली कैटेगरी में आते हैं, जो दीज आर विजिबल. ठीक है, उसके आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड आते हैं. रेस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे जिसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए रहेगा, है ना, जिसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए रहेगा खोलने के लिए या फिर ऐसा कुछ, है ना. तो वो आते हैं दूसरे कैटेगरी में. जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स हो गए, तो जनरली आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट कोई देख थोड़ी पाता है ना. पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं सारे, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, तो वो सेकंड पे आते हैं. और फिर जब नीचे आप एकदम आ जाओगे इधर, तो दिस इज़ कॉल्ड डार्क नेट. दिस इज़ कॉल्ड डार्क नेट. सबसे नीचे होता है ये, और ये नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो इसको हम डार्क वेब भी बोलते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज़ नीदर एक्सेसिबल थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स लाइक गूगल, नॉर इज़ इट एक्सेसिबल बाय नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम और सफारी. ठीक है, तो ये नॉर्मली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. कुल मिला के बात ही है. इट इज़ इनक्रिप्टेड, है ना, कंटेंट इस पर इनक्रिप्टेड होता है. और स्पेसिफिक ब्राउजर चाहिए होते हैं, जैसे द अनियन रिंग करके ब्राउज़र आता है, उसके थ्रू आप डार्क नेट को एक्सेस, उनके पेजेस को एक्सेस कर सकते हो. ये कौन यूज़ करता है? ये बेसिकली जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, सिटीजन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और रिसर्चर्स और स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ना. सेंसिटिव टॉपिक में जैसे मान लो सेक्सुअल रेप वगैरह के केसेस, इस टाइप से करने के लिए, या फिर मतलब बहुत ही जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, जेंडर वाले टॉपिक्स भी हो गए, मुस्लिम हिंदू, ये सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना. तो इन सब के लिए भी रिसर्चर्स यूज़ करते हैं इन सेंसिटिव साइट्स को. ठीक है, तो बस यही है डार्क नेट. उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर पे. सुपर कंप्यूटर क्या होता है? नॉर्मल कंप्यूटर का सुपर वर्जन, है ना. नॉर्मल कंप्यूटर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ना, उससे जब सुपर स्पीड पे कोई कर दे कंप्यूटर, उसको बोल देंगे सुपर कंप्यूटर, है ना. तो सुपर कंप्यूटर वही होता है. पहले हम देख लेते हैं कि इसको
क्यों न्यूज़ में था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सीडैक जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसने परम सिद्धि जो अपना इंडिया का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है उसको कमीशन किया है। तो ये याद रखना, पहले क्वेश्चन इसमें यही आ जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें आराम से बन सकते हैं, 2 तो बन ही सकते हैं। पहला कि सीडैक क्या है, मतलब सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना। और ऐसे पूछ सकता है सुपर कंप्यूटर को रिसेंटली कमीशन किसने किया था? सीडैक ने। कौन सा कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सिद्धि। क्या है? इंडिया का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसको किस मिशन के अंडर इस्टेब्लिश किया गया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सपोर्ट किसने किसने दिया है? नीति आयोग देगा, MIT देगा, और अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। और कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान रखना। परम सिद्धि तो है ना। उसके बाद एक है परम शिवा, एक है प्रत्यूष और एक है मिहिर, ठीक है। परम शिवा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, है ना। प्रत्यूष कहाँ पे है? IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीटरोलॉजी में है। और मिहिर कहाँ पर है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करते हैं। तो क्या है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? तो इट इज़ अ जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड मिशन बाय MIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है ना। तो ये मिलके DST के साथ कोलैबोरेट करके, है ना, अलॉन्ग विद सीडैक एंड IISc एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में कौन कौन है? अपना MIT है, DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये सीडैक के साथ कोलैबोरेट करेगी और IISc के साथ एज ए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज रहेंगी IISc, ठीक है। ये लोग सब मिलके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इम्प्लीमेंट करें। क्या है इसमें? बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है। इनको नाम से ही पता चल रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इन सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे ओवर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, R&D लैब्स को, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट करते हैं ताकि डेटा शेयर हो पाए, है ना। जो भी रिसर्च चल रही है उस पर डेटा शेयर हो पाए, तो ताकि सबको फ़ायदा हो पाए उस चीज़ का ना। तो वो है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, मतलब नॉलेज का नेटवर्क, है ना। जो भी नॉलेज है उसको हम शेयर करेंगे थ्रू दिस नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। तो नेशनल जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसमें 3 सुपर कंप्यूटर्स को इस्टेब्लिश किया गया था। एक है परम शिवा जो कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, IIT BHU में ये इंस्टॉल्ड है। दूसरा है परम शक्ति और तीसरा है परम ब्रह्मा। तो परम शक्ति जो है वो IIT खड़गपुर में, और परम ब्रह्मा कहाँ पर है? IISER पुणे में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, परम शिवा, परम शक्ति और परम ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। नाम क्या है? मिसियस इसका नाम है। मिसियस क्या है? तो बस इतना ही याद रखना है। मिसियस बेसिकली पहला क्वांटम सैटेलाइट है। क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 2016 में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो पहला कंसेप्ट आता है क्वांटम सुपरमेसी का। क्या होती है क्वांटम सुपरमेसी? देखो जनरली क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होती है ना कंप्यूटर में, वो ऐसे बिट्स में होती है 1 और 0 के, ठीक है। तो एक टाइम पे 1 या 0 ही प्रोसेस होता है ना। 1 या 0 ही एक टाइम पे प्रोसेस होता है, ऐसे दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस नहीं होता है। क्वांटम सुपरमेसी में क्या होता है कि 1 और 0 वाले जो बिट हैं वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन हाईली रिड्यूस हो जाती है और उसका जो टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए ये सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होती है क्वांटम सुपरमेसी। अभी आप न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे होगे पिछले साल से, तो साइकामोर जो है गूगल का बेसिकली सुपर कंप्यूटर है। गूगल ने क्लेम किया है इसने 200 सेकंड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर 10,000 साल ले लेता। जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, मतलब जो सुपर कंप्यूटर है, जो अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वो उसको सॉल्व करने में 10,000 साल ले लेता, हमने 200 सेकंड में कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लेम किया। आगे बढ़ते हैं। आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। क्या ये आरोग्य सेतु एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नाम से पता चल रहा है आरोग्य हेल्थ है। आरोग्य सेतु ऐप तो आपने डाउनलोड करी होगी, है ना। तो उसके लिए बेसिकली एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, ठीक है, कलेक्ट करके शेयर होगी। अब इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? MIT कर रहा है। और डेटा कलेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? NIC के पास है ना, नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्पॉन्स डेटा कलेक्टेड बाय द आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु में जो भी डेटा डल रहा है, इसको कोविड है, इसको ये सिम्टम है, ये सारा इस पोर्टल में आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा कौन करेगा? ये कलेक्शन NIC का भी बताया, NIC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। NIC shall collect only such response data as necessary and proportionate to formulate or implement
अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्सेज। तो सारा डेटा आपका इसमें कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपका कैप्चर हो गया, आपकी वाइफ का नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ये सब कैप्चर नहीं होगा। सिर्फ जो आपका काम का डेटा है ना, जिससे हेल्थ डिसीजन लिए जा सकें, वही होगा। डेमोग्राफिक डेटा जो है वो रिटेन होगा प्रोटोकॉल में, ठीक है, अंटिल द प्रोटोकॉल रिमेन्स इन द फोर्स, ठीक है। और अगर आप मान लो बोलते हो कि भाई हमको ये वाला डेमोग्राफिक डेटा जो है वो स्टोर नहीं करवाना है, तो जब से आप रिक्वेस्ट करोगे तब से 30 दिन के अंदर अंदर, जब से आप रिक्वेस्ट करोगे तब से 30 दिन के अंदर अंदर उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा, अभी शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा, जो आपका डेटा लिया जा रहा है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ शेयर किया जा सकता है या फिर थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज वो कोई क्रिटिकल हेल्थ पर्पस को सॉल्व कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती किसी ने मांगा दे दिया एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका हेल्थ डेटा तभी शेयर होगा जब कोई क्रिटिकल हेल्थ पर्पस हो, ठीक है। और डेटा जो है वो नॉर्मली 180 दिन के बियॉन्ड रिटेन नहीं होगा, मतलब नॉर्मली जो आप डेटा प्रोवाइड करोगे वो 180 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रोविजन है। अब आगे बढ़ते हैं और इवेंट बॉट की बात करते हैं। ये इवेंट बॉट क्या है? इवेंट बॉट नाम से आपको याद रखना, पूछ सकते हैं कि इवेंट बॉट क्या है। इवेंट बॉट बेसिकली एक ट्रोजन है, मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन, मतलब मालवेयर है बेसिकली। ये मालवेयर क्या करता है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, है ना, और आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई उसको स्टील कर लेगा, ठीक है। जो भी आपके फाइनेंशियल ऐप्स हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सबको हैक कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? इवेंट बॉट। तो आपको याद रखना है इवेंट बॉट क्या है? बैंकिंग ट्रोजन है, मालवेयर है बेसिकली, ठीक है। अ ट्रोजन हॉर्स और अ ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे अपीयर होगा कि ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, बट ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नहीं होगा, है ना। ये आपके कंप्यूटर को हैक कर लेगा। उसके बाद एक और मालवेयर न्यूज़ में था, क्या नाम है? ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर। तो ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर क्या करेगा? ये आपके जितने भी पासवर्ड हैं उसको स्टील कर लेगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेगा, स्मार्टफोन की जितनी एप्लीकेशन है, अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल, उससे सारा डेटा ले लेगा और ये सब कर लेगा, ठीक है। तो ये है ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? ये भी मालवेयर है, ये भी मालवेयर है ना, तो एक कलेक्टिव टर्म है बेसिकली। तो ये बेसिकली मालवेयर क्या होता है? एक कलेक्टिव टर्म है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस टाइप का हो, है ना, वायरस हो और रैंसमवेयर हो या स्पाईवेयर हो। रैंसमवेयर मतलब जिसमें आपका कंप्यूटर हैक करके आपसे पैसे मांगते हैं लोग कि भाई पैसे दो तभी खुलेगा, या फिर स्पाईवेयर हो सकता है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे सब कुछ ट्रैक हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ स्पाईवेयर। तो ये सब मालवेयर करता है। उसके बाद आते हैं हम डिजी बॉक्स पे। डिजी बॉक्स क्या है? इंडिया का पहला डिजिटल असेसमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, ठीक है। ये क्या करेगा? ये बेसिकली ईजी और सिक्योर वे प्रोवाइड करेगा ताकि सारी फाइल्स जो हैं वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर हो पाए। 20 GB का इसमें स्टोरेज डेटा प्रोवाइडेड है, बस इतना ही आपको याद रखना है। डिजी बॉक्स से नाम याद रखो, डिजिटल बॉक्स। डिजिटल बॉक्स मतलब आपका जितना भी डिजिटल चीज़ें हैं वो इसमें स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। जितनी भी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फाइल हैं वो सारी इसमें स्टोर हो सकती हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून क्या है? इट इज़ अ प्रोजेक्ट लून बेसिकली, लून से देखो, लून क्या मतलब? बैलून, है ना, लून लून से मतलब बैलून। अब बैलून से रिलेटेड कोई चीज़ है तो इसमें क्या करेंगे? बेसिकली स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स को हम लॉन्च करेंगे, है ना, तो ताकि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी उन रीजन में प्रोवाइड कर पाएँ जो बहुत ही रिमोट और रूरल एरियाज है ना, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स को लॉन्च करेंगे और उससे हम ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहला है 2G इलेक्ट्रॉन गैस। तो 2G इलेक्ट्रॉन गैस क्या है? ये बेसिकली ऐसी गैस है जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो है वो जैसे 1 और 0 का बताया था ना मैंने, 1 और 0 जाता है, तो इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्विक स्पीड अप करने के लिए ये एक 2G इलेक्ट्रॉन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन गैस विद अल्ट्रा हाई मोबिलिटी विच कैन स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ क्वांटम इन्फॉर्मेशन एंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डिवाइस टू अनदर एंड इंक्रीज डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो 2G इलेक्ट्रॉन गैस है ये करेगी क्या? ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है उसको स्पीड अप करेगी, डेटा स्टोरेज को बढ़ा देगी और मेमोरी को बढ़ा देगी, ठीक है। बस यही इसका मोटिव है। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी। तो आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया? चाइना ने, ठीक है। अभी पीछे एक और चीज़ चाइना ने लॉन्च करी थी, मिसिकस करके ना, क्या नाम था उसका? मिसियस क्वांटम सैटेलाइट। तो याद रखना चाइना क्या क्या लॉन्च कर रहा है। क्या चाइना ने कोरोना वायरस भी लॉन्च किया है, ठीक है, तो वो भी याद रखना। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। क्या है ये? बेसिकली ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी इशूज़ को ये एड्रेस करेगा, है ना। ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इशूज़ को तो एड्रेस करेगा ही, बट यूएस ने एक क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम लॉन्च किया था सेम मोटिव से कि ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी को एड्रेस करेंगे, तो उसके
उसके चलते चलते चाइना ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है। चाइना बोला हम भी करेंगे, यूएस कर रहा है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, है ना। तो इट इज़ एम्ड एट डिस्करेजिंग अदर यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम यूजिंग चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ताकि दोनों बाकी कंट्रीज़ यूज़ ना करें, है ना। तो उसके लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। कौन ही यूज़ करेगा वैसे इनकी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, हम तो वैसे भी उनको नेगेटिव सेंस में ही देखते हैं, जल्दी से ख़राब हो जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्यों यूज़ करेंगे भाई, इतना क्या डर है आपको। हमारी टेक्नोलॉजी इंडिया की ज़्यादा अच्छी है ना। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और एक्सेलरेट विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेट मतलब उसको बढ़ावा देना है, तो बस यही इसका काम है। क्या काम है इसका, कि हम बूस्ट करेंगे साइंटिफिक रिसर्च को, है ना, और साइंटिफिक मैन पावर को बढ़ाएंगे ताकि रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च लें, उसमें पोटेंशियल दिखे, रिसर्च पोटेंशियल बढ़ाएं, मेंटरिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, वर्कशॉप देंगे, ये सब करेंगे इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन लॉन्च कर रहा है, SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। कौन लॉन्च कर रहा है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ AV की बात करते हैं। ये जो एक्सेलरेट विज्ञान है इसका छोटा नाम है AV, ठीक है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो पहला है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस होता है ना। तो प्रैक्टिस जब आप करते हो तो क्या होता है, प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्किल बढ़ता है ना, उस चीज़ को अच्छे से आप कर पाते हो। तो अभ्यास बेसिकली यही इसी चीज़ को इनेबल करता है। क्या इनेबल करता है, ये बेसिकली ग्रूम करेगा PG और PhD स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने रिसर्च स्किल को सिलेक्टेड एरियाज में बढ़ा पाए, है ना। वही करेगा अभ्यास। उसके बाद आता है एक सम्मोहन। सम्मोहन मतलब कि देखो, सम मतलब किसी चीज़ को साथ में ले आना, है ना, समेशन। इससे कुछ आप देख पा रहे हो, सम मतलब सम, ऐसे याद कर लो, सम्मोहन है ना, ऐसे याद करो, कुछ चीज़ को सम करना। सम मतलब आपके जितने भी स्किल्स हैं, है ना, जितने भी आपकी साइंटिफिक इंटरेक्शंस हैं, और मतलब जितना भी साइंस से रिलेटेड चीज़ है ना, उस सबको एक रूफ के अंडर लाने की बात हो रही है। सम्मोहन मतलब सारी चीज़ों को एक रूफ के अंडर ले आओ, है ना, सम्मोहन। तो सम्मोहन प्रोग्राम में क्या है कि हम इंकरेज करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, जितने भी साइंटिफिक इंटरेक्शन हो रहे कंट्री में, उसको हम सब एक कॉमन रूफ के अंडर ले आएंगे। अब इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है संयोजनिका, ठीक है, दूसरा है संगोष्ठी। दोनों में ही ये बात की गई है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम साइंटिफिक कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, संयोजनिका क्या है। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, और इसको फंड कौन करेगा, गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज इसको फंड करेंगी, ठीक है। उसके बाद संगोष्ठी की बात करते हैं। संगोष्ठी क्या करेगा, ये साइंटिफिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करेगा ताकि इंटरेक्शन हो पाए इंडिविजुअल्स के बीच में, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी रिसर्च ग्रुप्स हैं, वो आपस में साथ में कोलैबोरेट कर पाएँ और अपनी रिसर्च को शेयर कर पाएँ, और भाई नॉलेज एक्सचेंज कर पाएँ, यही सब है। तो आपको बस ये याद रखना क्या क्या है इसमें, संयोजनिका है और संगोष्ठी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सुपरा स्कीम की। क्या है ये सुपरा स्कीम, साइंटिफिक एंड यूज़फुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। तो पहले तो नाम याद रखो, क्या है, साइंटिफिक यूज़फुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब किसी चीज़ को प्रोत्साहन करना, बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है ना, यही होता है एडवांसमेंट, ठीक है। किसको बढ़ाएंगे हम, साइंटिफिक रिसर्च को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही काम है इसका कि ये भाई नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज़ को आइडेंटिफाई करेगा, SERB इसको इम्प्लीमेंट करता है। पीछे भी SERB कर रहा था। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड किसके अंदर है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आपको बस इतनी 3 चीज़ें याद रखनी इसके बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर बॉडी है, SERB इम्प्लीमेंट कर रहा है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज़ को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। उसके बाद R&D स्टैट्स की हम बात करते हैं। तो रिसेंटली R&D स्टैट्स एंड इंडिकेटर्स 1920 रिलीज़ हुआ। किसने रिलीज़ किया है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, उसने R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स को रिलीज़ किया है। अब इसकी फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि वर्ल्ड में R&D पे जितना खर्चा होता है ना, उसका 2.9% इंडिया करता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का 2.9% R&D पे खर्चा करता है ना। और गवर्नमेंट सब, अगर इंडिया में हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है किस पे, 60% जो खर्चा है जितना R&D में हो रहा है, R&D में जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें से 60% जो है वो गवर्नमेंट करती है। ये दूसरा डेटा है। तीसरा डेटा है कि इंडिया जो है वो 0.7% ऑफ इट GDP R&D पे खर्चा करता है सॉरी जो इंडिया है वो 0.7% GDP अपने GDP का R&D पे खर्चा करता है। और ये जो इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ना R&D में, वो ट्रिपल हुआ है पिछले 10 सालों में। मतलब 2008 से अगर हम 2018 की बात करें तो ट्रिपल हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिसर्चर जो रिसर्च परस्यू कर रहे हैं वो डबल हो गए हैं, है ना। तो ये सब इसकी फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो रिसेंटली सुपर कंडक्टिविटी अचीव की गई रूम टेम्परेचर पे। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे रिसेंटली सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया गया है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया गया है। तो क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो कंडक्टिव होता है ना बेसिकली। कंडक्टिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो मतलब रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं करंट कैसे जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, उसको रेजिस्टेंस मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ना मिले, है ना, जब बिल्कुल ही ज़ीरो रेजिस्टेंस हो, तो तब जो स्टेट आता है तब हम उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। नॉर्मली जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें किसी न किसी के मतलब नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो किसी भी मटेरियल से फ्लो करें उनको रेजिस्टेंस मिलता ही है ना। ऐसा कहीं नहीं होता कि रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। बट सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कोई अपोज करने वाला नहीं है ना। तो अभी अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे तो मिल गया, बट रूम टेम्परेचर पे मिल गया इसका मतलब क्या है, हम रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि देखो अभी इन्होंने जो प्रेशर इस पर लगाया था, वो अल्ट्रा हाई प्रेशर लगाया था, है ना, तभी ये अचीव हो पाई। मतलब अभी मतलब आइडियल कंडीशंस पे ही अचीव हुआ है अभी भी, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है ना। जो मटेरियल यूज़ होता था वो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन का था, ठीक है। Sample sizes were used in microscopic level and the pressure at which a superconductivity emerged was still rather impractical। मतलब नॉर्मली उतने प्रेशर को अचीव करना बकवास बात है, नहीं हो पाएगा, वो नॉर्मली अचीव नहीं हो पाएगा। ये तो आइडियल कंडीशंस थी तो अचीव हो गया, ठीक है। तो यही है बस सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।